अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में चलने वाला सबसे लंबा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दोस्तों, इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर कई सारे लोगों का खून बह चुका है। दोस्तों, ये मुसलमान और यहूदी ही नहीं जो इस ज़मीन के टुकड़े को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले कई सारे एम्पायर इस पर जंगें लड़ चुके हैं, जैसे कि पर्शियन, ग्रीक और रोमन एम्पायर। आखिर इजरायली लोग इस ज़मीन के टुकड़े को लेकर इतने पोजेसिव क्यों हैं? यरूशलेम के शहर में बढ़ती हुई टेंशंस की आखिर वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। 2 women have been shot dead in the occupied West Bank. About more than 10 airstrikes. Military operation took place at the Nur Shams refugee camp in Tulkarm. Palestinian militants have resumed rocket fire on Israel after Israeli aircraft hit Islamic Jihad targets in Gaza overnight. ये कहानी शुरू होती है इस्लाम, ज्यूडिज़म, क्रिश्चियनिटी के प्रॉफिट इब्राहिम के ग्रैंडसन प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम से। इनको नेटिव लैंग्वेज में जैकब के नाम से भी याद किया जाता है। अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट याकूब को इजराइल के टाइटल से नवाजा जाता है। इजराइल के 12 बेटे होते हैं और इन 12 बेटों की फैमिलीज कल को 12 ट्राइब्स बन जाते हैं इजराइल के। उस टाइम पर ये 12 कबीले कनान के शहर में रहते होते हैं। अगर आज के दिन हम मैप पर देखें तो ये कदीम शहर यॉर्डन, इजराइल और लेबनान के बीचों बीच बनता है। उस टाइम पर एक एक्सट्रीम किस्म की फैमिन पूरी दुनिया पर छा जाती है। कई सालों तक बारिशें नहीं होती, फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। भूख और प्यास से लोगों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि कई सारे लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी सब के चलते इजराइल फैमिली माइग्रेशन कर जाती है इजिप्ट की तरफ और वहीं रहने लगती है। कई सालों तक इजिप्ट की ज़मीन पर रहने के बाद इन्हीं 12 ट्राइब्स में से प्रॉफिट मूसा आते हैं, जिनको मोजिस कहकर भी बुलाया जाता है। यही प्रॉफिट इन 12 कबीलों को वापस कनान की ज़मीन पर लेके जाते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस में कई बार देखने को मिलता है कि अल्लाह ने प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट इसहाक और प्रॉफिट याकूब को ऑर्डर दिया कि वो हमेशा अपने ट्राइब्स के साथ इसी ज़मीन पर रहें। बदले में उनको दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, उनको हर कीमती से कीमती खजाना इसी ज़मीन पर मिलेगा और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ज्यूडिज़म में इसको द प्रॉमिस्ड लैंड करके बुलाया जाता है। दोस्तों, इजराइल के इन ट्राइब्स को वापस इस लैंड पर क्यों लाया गया, ये बात आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वीडियो में आगे चलकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर, उस टाइम पर इजराइल की फैमिली 2 नेशंस में डिवाइड हो जाती है, द नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल और द साउदर्न किंगडम ऑफ योदा। ये योदा बेसिकली प्रॉफिट याकूब के ही बेटे का नाम था। हेब्रू में इनको यहूदा कहकर बुलाया जाता है। इस सब के बाद अल्लाह उन्हें वार्निंग देता है कि कभी भी आइडल्स की वर्शिप ना करने बैठ जाना, कभी अपनी दौलत और अपनी ताकत को ना पूजने बैठ जाना। ऐसा करने पर तुम्हें इस लैंड से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। ये ट्राइब्स खुदा को भूल जाते हैं और इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। 721 BC में इन पर पहला अटैक होता है। किंगडम ऑफ मेसोपोटामिया के टाइम पर असीरिया नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल पर हमला कर इसको फतह कर लेता है और इसी के कुछ सालों बाद 597 BC में बेबीलोनियंस साउदर्न किंगडम ऑफ योदा पर हमला करते हैं और यहाँ पर भी ज्यूस को डिफीट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यही वो टाइम होता है जब हॉली टेम्पल ऑफ सुलेमान की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसको बुरी तरीके से शहीद कर दिया जाता है। इस सब के बाद ज्यूज, जिन्हें यहूदी कहकर भी बुलाया जाता है, वो पूरी दुनिया में बिखर जाते हैं। खुद को महफूज रखने के लिए वो दुनिया के कई सारे शहरों में जाकर बसते हैं। इस टाइम पर कई सारे ज्यूज को ये भी नहीं पता होता कि वो इजराइल के डिसेंडेंट हैं। इस बड़ी डिफीट के बाद ज्यूइश कम्युनिटी में होने वाली डिस्पर्शन और स्कैटरिंग को डियास्पोरा कहा जाता है। आपको गूगल पर कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। दोस्तों, कहानी में आगे चलते हैं। इस डिफीट के कई सालों के बाद यहूदियों को अलाउ कर दिया जाता है और कई सारी ज्यूइश फैमिली इजराइल के शहर यरूशलेम में दोबारा से आकर रहने लगती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये वही टाइम होता है जब क्रूसेड्स का मेन टारगेट यरूशलेम होता है। साल 1099 AD क्रूसेडर्स यरूशलेम पर अटैक करते हैं और उस टाइम की मुसलमान खिलाफत को हराकर इस पर कब्जा कर लेते हैं। इस क्रूसेड में यहूदियों को हज़ारों की तादाद में मार दिया जाता है यरूशलेम तक पहुंचने में। दोस्तों, इतना सब होने के बाद जूइश कम्युनिटी के दिल में एक बात पैदा होती है। वो सोचते हैं कि कोई कंट्री, कोई स्टेट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। हमारा एक अलग लैंड होना चाहिए, एक ऐसा लैंड जहाँ पर बिना किसी डर के हम लोग ज़िंदगी गुजार सकें। और यहीं से शुरुआत होती है ज़ायनिज़्म की। यहीं पर हमारी कहानी में शुरुआत होती है एक नए इंसान की, थियोडोर हर्जल। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन जूइश जर्नलिस्ट होते हैं जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म भी कहा जाता है। थियोडोर हर्जल ही वो इंसान होते हैं जो ज़ायनिस्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और 1896 में वो एक बुक पब्लिश करते हैं, द जूइश स्टेट। इसी बुक में वो ज़ायनिज़्म और इस आइडिया को प्रमोट करते हैं कि जूइश को पूरी दुनिया से वापस पैलेस्टाइन के लैंड पर आना होगा।
इसराइल में एक हिल को ज़ाइन कहकर बुलाया जाता है। ये ज़ाइनिज़्म का वर्ड भी उसी हिल से निकला है। रेफर किया जा रहा है यहाँ पे इसराइल के लैंड को। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ज़ाइनिज़्म को बनाने का बेसिक मकसद पूरी दुनिया के यहूदियों को इसराइल के इस लैंड पर इकट्ठा करके एक जूइश स्टेट बनाना होता है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इसराइल और जेरूशलम के एरिया को ही क्यों चूज किया गया। इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। जूडिज्म के मुताबिक इस लैंड को द प्रॉमिस लैंड कहकर बुलाया गया है और साथ ही साथ इसमें वेलिंग वाल भी मौजूद है जिसको कोतल कहकर भी बुलाया जाता है। ये वही दीवार है जो किंग सुलेमान के टेंपल से डिस्ट्रक्शन के वक्त महफूज रही थी। इसके बाद थियोडोर हर्जल ज़ाइनिज़्म की इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। ये वो टाइम होता है जब ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता होता है। इस टाइम पर क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम इकट्ठे रहते होते हैं। कोई कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है। सारे ज्यूज इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस टाइम पर कई सारे ज्यूज का मानना था कि ये एक टेररिस्ट मूवमेंट है जो वेपन उठाती है और हमेशा दंगे करती है। यहाँ तक कि आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो कई सारे ज्यूज ऐसे नज़र आते हैं जो इस मूवमेंट के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनकी पॉजिटिव साइड देखी जाए तो ज़ाइनिज़्म के वेपन उठाने का मकसद इस दुनिया में एक जूइश लैंड कायम करना होता है। उस टाइम पर यह बड़ी कॉमन सी बात थी क्योंकि उस टाइम पर कई सारी स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी आज़ादी के लिए जंगें लड़ रही थी। दोस्तों, इसके बाद आता है साल 1917। आपको तो याद होगा उस टाइम पर वर्ल्ड वार 1 चल रही होती है। ब्रिटिश और फ्रेंच उस टाइम पर लड़ रहे होते हैं ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। इस टाइम पर ब्रिटिश लोग बड़ी चालाकी करते हैं। ये अरब कंट्रीज़ के साथ प्रॉमिस करते हैं कि इस जंग में तुम हमारा साथ दो, बदले में पैलेस्टाइन और इजराइल का एरिया हम तुम्हारे नाम कर देंगे। लेकिन यही सेम प्रॉमिस ये लोग ज्यूज़ के साथ भी करते हैं और उन्हें भी कहा जाता है कि तुम लोग हमारा साथ दो, बदले में ये सारा लैंड तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। ब्रिटिश लोगों का ये करने की रीज़न बड़ी सिंपल होती है। वो चाहते होते हैं कि ज्यूज़ लोग उनके एलाइज में आ जाएं और अमेरिकन पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो सके। खैर, ये जंग ख़त्म हो जाती है और ऑटोमन एम्पायर हार जाता है और ब्रिटिश अपना वादा तोड़ देते हैं। फ्रांस और ब्रिटिश इस पूरे एरिया को आपस में बांट लेते हैं और ब्रिटिश इस पैलेस्टाइन के एरिया को अपने कंट्रोल में रख लेता है और 1948 तक इस पर कब्जा जमाए रखता है। इसके बाद 1940s के सालों में वर्ल्ड वार 2 होती है जिसमें एक बार दोबारा से ज्यूइश कम्युनिटी को हज़ारों की तादाद में मार दिया जाता है। इनका जेनोसाइड किया जाता है अडोल्फ हिटलर के ऑर्डर पर। Holocaust was one of the most horrific events in modern history. हिटलर का मानना होता है कि इस टाइम पर ज्यूज को मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो कहता है कि जर्मन नाजी लोगों पर ज्यूइश कम्युनिटी का काफ़ी बुरा असर पड़ता है, सोसाइटल और कल्चरल। यहाँ तक कि ये बात भी फैलाई जाती है कि ज्यूज लोग क्रिश्चियन बच्चों का खून पीते हैं। हिस्ट्री में होने वाले इस इंसिडेंट को होलोकास्ट कहकर बुलाया जाता है और इसके बाद एक बार दोबारा से ज्यूज पूरी दुनिया में बिखर जाते हैं। कुछ लोग अमेरिका माइग्रेट कर जाते हैं तो कुछ लोग वापस से पैलेस्टाइन में आने की रिक्वेस्ट करते हैं और लकीली उस टाइम पर ब्रिटिश इनको अलाउ कर देता है वापस से यहाँ रहने के लिए। और इसी के कुछ टाइम बाद जूइश लोग इस लैंड में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और दोबारा से एक जूइश स्टेट बनाने की मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस टाइम पर सिर्फ जूइश ही नहीं होते जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, साथ साथ पैलेस्टाइन के लोग भी अपना एक अलग कंट्री बनाने की मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पर ज्यूज और अरब्स के दरमियान टेंशंस बढ़ने लगती हैं और कई सारी जंगें भी देखने को मिलती हैं। इन्हीं अरब्स और ज्यूज के दरमियान बढ़ने वाली टेंशंस और जंगों से तंग आकर ब्रिटिश वापस चला जाता है। इसी टाइम पर 1947 में यूनाइटेड नेशन फैसला करता है कि पैलेस्टाइन को एक जूइश स्टेट बना दिया जाए और जेरूशलम को एक इंटरनेशनल सिटी रखा जाए, क्योंकि जेरूशलम के इस शहर में मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज की कुछ हॉली प्लेसेस मौजूद होती हैं। अब जूइश लीडर तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन अरब लीडर्स डिक्लाइन कर देते हैं। ऑफ कोर्स, जिसके लिए वो मूवमेंट चला रहे होते हैं क्या वो अपने हाथ से जाने दें। इसके बाद 1948 में बड़ी अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। एक जूइश लीडर डेविड बेन गुरियन बड़ा अजीब सा फैसला करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं इजराइल को एक जूइश स्टेट के नाम से और इस पूरे लैंड पर कब्जा कर लिया जाता है। दूसरी तरफ अरब्स इसकी मुखालफत करते हैं और एक बार फिर से 1967 में एक नई जंग की शुरुआत होती है। 15th of May 1967, a parade of military might to celebrate 19 years since the founding of the State of Israel. उस टाइम पर ज्यूज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, साथ ही साथ उनको कई सारे और कंट्रीज की सपोर्ट होती है जैसे कि यूएसए। यही वजह होती है कि इस जंग के ख़त्म होने के बाद इसराइल की टेरिटरीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसराइल कंट्रोल जमा लेता है ईस्ट यरूशलेम पर, वेस्ट बैंक पर और गाजा स्ट्रिप पर।
साल 1949 में कुछ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट साइन करवाए जाते हैं अरब और इसराइल के दरमियान, जिसके बाद बॉर्डर लाइन बना दी जाती है, लेकिन पीस और शांति आज तक कायम ना हो सकी। इन अरब और इसराइल के दरमियान होने वाली जंगों की वजह से कई सारे फलस्तीनी लोग बेघर हो जाते हैं और उनको इसराइल आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेल करना शुरू कर देता है। इसके बाद जेरूशलम को डिवाइड कर दिया जाता है। वेस्ट जेरूशलम इसराइल के कंट्रोल में होता है और ईस्ट जेरूशलम जॉर्डन के कंट्रोल में होता है। उस टाइम पर अमेरिका के अलावा सब कंट्रीज इनकार कर देते हैं इसराइल को रिकॉग्नाइज करने में। खास तौर पर अरब कंट्रीज और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं। इस मसले को कंट्रोल करने के लिए कई सारे पीस एफर्ट्स को चलाया गया। कैंप डेविड एकॉर्ड्स, ओस्लो एकॉर्ड्स और एनापोलिस कॉन्फ्रेंस जैसी हमें एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। इन्हीं सब पीस एफर्ट्स के चलते साल 1979 में अरब कंट्रीज में से सबसे पहले इजिप्ट इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है कैंप डेविड एकॉर्ड में। इसके बाद साल 1994 में जॉर्डन एक पीस ट्रीटी साइन करता है इसराइल के साथ मिलकर और उसी टाइम पर जॉर्डन भी इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। साल 2020 में अब्राहम एकॉर्ड के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें बहरीन, सूडान और मोरक्को भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साल 2020 के दिसंबर आने तक इसराइल को तकरीबन 165 कंट्रीज से रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, यानी कि 85% ऑफ कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के एक्सेप्ट कर लेते हैं इसराइल को। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट आज तक चलता आ रहा है। इसराइली चाहते हैं कि वो एक ग्रेटर इसराइल बनाएं, अपनी एक अलग स्टेट बनाएं, जबकि पैलेस्टाइन के लोग चाहते हैं कि वो एक ग्रेटर पैलेस्टाइन बनाएं, मुसलमानों की एक अलग से रियासत बनाई जाए। आज के दिन तक भी काफ़ी वायलेंस देखने को मिलता है। गाजा में मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं और इसराइल उन पर अटैक करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कई सारे यहूदी लोग भी ऐसे हैं जो कि ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करने से इनकार कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो ज़ायनिज़्म के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दिन भी ज़ायनिज़्म अपने अरूज पर है। इसके कई सारे सपोर्टर देखने को मिलते हैं। उनका मानना है कि ज़ायनिज़्म ही वो चीज़ थी जिसने आज से कई सदियों पहले, जब यहूदी पूरी दुनिया में बिखर चुके थे, उनको इकट्ठा किया और आज के दिन जूइश स्टेट बनाने में कामयाब रहा। दोस्तों, हाल ही में कई सारे क्लैशेस एक बार दोबारा देखने को मिले हैं। साल 2023 के रमज़ान में जब मुसलमान एक बार दोबारा से मस्जिद अक्सा पर इकट्ठे हो चुके थे और इसराइल ने इन पर अटैक किया, कई सारे लोगों को बेगुनाह मार दिया गया। हाल ही में इजरायली मिलिट्री ने साल 2023 के सितंबर में गाजा स्ट्रिप पर अटैक किया, जिसमें करीब 22 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। दोस्तों, 2008 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो कई सारी जानों का नुकसान हो चुका है। फ़लस्तीन में तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग जान की बाजी हार बैठे हैं। इसी के अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इन्हीं जंगों के बाद तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। यही वजह है कि वो आज के दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं और वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें वो आज़ादी से रह सकें। 5 अगस्त साल 2023 को इसराइल एक बार दोबारा से रॉकेट फायर करता है गाजा स्ट्रिप पर और वहाँ पर तकरीबन 1700 से ज़्यादा सिविलियन के घर तबाह कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आखिर में अगर इस मसले का हल देखा जाए तो 2 स्टेट सोल्यूशन ही सामने आता है, जिसमें पैलेस्टाइन और इसराइल इनके दरमियान बॉर्डर लाइन बना दी जाए और बराबर का हिस्सा बांट दिया जाए। लेकिन इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 स्टेट सोल्यूशन भी किया जा सकता है। इसमें ग्रेटर इसराइल या फिर ग्रेटर पैलेस्टाइन बना दिया जाएगा। शुरू में कई सारी टेंशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक बार दोबारा से ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम इकट्ठे रहने लगेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इससे जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।